Hello everybody, welcome back to Deshunnati. Today joining us is Dr. Tajinder Pal Singh Rawal, who is the text guru and a very good literature, and he is having a lot of degrees that I can't even remember, but all I remember is that he is being honored with the Pride of Nagpur, and he has also been honored by the President of Turkey. So we invite you Thank you. here, Thank you and very we are much. very glad that you accepted our invitation, and today we are finally having a podcast with you. Thank you So very very much. welcome, sir, on our set. So starting with the question, I want to know about your life journey, and you are the youngest CA of the India, and how was that journey? How you feel today? And I want to know what struggles you face at that time, and what kind of situation was at that time. Like now it's being more easy to be a CA, like you are having so much of tuition classes, so much of things that helps you to make your study easy. So वो टाइम पे आपने कैसे CA के कोर्सेज कैसे होते थे, वो टाइम पे आपकी स्ट्रगल कैसी थी, एंड अब क्या चेंजेस आए हैं? Thank you very much for inviting me here. It's a pleasure to be here and to discuss things. I did CA when I was not even 21. Yeah. So I was the youngest in the country. So It's I a had to very- wait for 6 months Yeah. to get my degree because legally you cannot become a chartered accountant unless you are 21. Okay, So I had to okay. wait. So I Okay. got my BCom Okay. degree and CA certificates almost together. Okay. So after 12th I joined CA and I did it during my graduation itself. तो उस समय आसान नहीं था बहुत, क्योंकि नंबर वन देयर वाज नोबडी इन नागपुर एंड आई वाज अ रैंक होल्डर. आई वाज 33 ऑल इंडिया रैंक होल्डर. Okay. सो देयर वाज नोबडी इन नागपुर हु हैड 33rd rank holder, but the first youngest the youngest Indian to be the youngest CA. in the country and the first person in Nagpur to get a rank. Okay, okay. उसके पहले कभी किसी को रैंक मिला ही नहीं था कभी. नागपुर से मिला ही नहीं था. तो Great. इट वाज अ बिग न्यूज़ कि नागपुर से किसी को रैंक मिला है. नागपुर वाज कंसीडर्ड टू बी अ प्लेस जहाँ पर ठीक है पास होते हैं लोग, लेकिन रैंक होल्डर वाली कहानी नहीं होती थी. जी. सो उस समय आसान नहीं था. उस समय नागपुर में कोचिंग क्लासेस बिल्कुल नहीं थी. इट यूज्ड टू बी सेल्फ स्टडी, सेल्फ मोटिवेशन, एंड यू हैड टू स्ट्रगल, यू हैड टू फाइंड आउट किस तरीके से करना है. कुछ क्लासेस थी, दे वर लाइक इंडिविजुअल क्लासेस, एक टीचर अलग अलग जगह पे होते थे. तो हम लोग साइकिल पर पहले एक टीचर के घर जा रहे हैं, उसके बाद में दूसरे के घर जा रहे हैं, इस तरीके से होता था. वो भी स्पोरेडिक था, वो भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड टाइप ऑफ सिस्टम होगा. सो दैट टाइम डूइंग इटसेल्फ वाज अ बिग अचीवमेंट. लोग कहते थे कि CA हो जाए बस काफ़ी है. सो गेटिंग अ रैंक वाज समथिंग ऑफ अ बिग accomplishment, and being the youngest in the country made a big news. और जहाँ तक CA का सवाल है, उस समय like coming from a business family background, when I wanted to do CA, my parents initially were skeptical. भाई business करो ना, काम करना है, ये क्या कर रहे हो? I said no, I would like to, without even understanding what it was. मुझे समझ में आ रहा था कि बहुत अच्छा है, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है. My father was a forest contractor. Okay. और सारी ज़िंदगी उन्होंने फॉरेस्ट का काम किया था. और ऑफ कोर्स दैट वाज लीगल दैट टाइम कि आप जंगल खरीदते थे सरकार से, उसको काटते थे, और उसके बाद वो लकड़ी ले. नागपुर वाज द हब ऑफ टीक वुड इन द कंट्री. नागपुर CPT का आज भी पूरी दुनिया में मशहूर है. सो उस समय करते थे. बट काफ़ी बाद में उनको रियलाइज़ होने लगा कि ये गलत है, सरकार भी गलत कर रही है, इतना ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं. सो ही बाय दैट टाइम गवर्नमेंट ऑल्सो रियलाइज दैट. 1977 में गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर दिए फॉरेस्ट. सो MP में फॉरेस्ट नेशनलाइज हो गए, महाराष्ट्र में नेशनलाइज हो गए. ये कह दिया गया कि ये गवर्नमेंट की मोनोपली है. माय फादर होल हार्टेडली सपोर्टेड दैट आइडिया. ही सेड कि बिल्कुल होना चाहिए, फॉरेस्ट पॉलिसी बहुत क्लियर होना चाहिए. सो इनफैक्ट लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ ही वाज डूइंग अ लॉट ऑफ ट्री प्लांटेशन. बहुत सारे ट्री लगा रहे थे, प्लांटेशन कर रहे थे. उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि ये जो बिजनेस मैं कर रहा था उसमें फ्यूचर नहीं होगा. यू हैव टू फाइंड योर ओन लाइन ऑफ एक्टिविटी. सो आई थॉट जस्ट बिकॉज कि गवर्नमेंट ने मोनोपोली कर ली. एंड सेकेंडली ही वाज नॉट वेरी हैप्पी डूइंग व्हाट ही वाज डूइंग. वो कहने लगे ठीक है, मुझे तो लीगल राइट था पेड़ काटने का, लेकिन मुझे लगता है कि पेड़ काटना अच्छी बात नहीं है. अब उस समय ये जो अभी जो एनवायरनमेंट रिलेटेड जो नया अवेयरनेस आई है, ये आई भी नहीं थी. बट ही सेड नहीं, दिस इज नॉट गुड. तो आई वुड बी स्पेंडिंग रेस्ट ऑफ माई लाइफ
डूइंग समथिंग यू नो इन द सेंस कि मैं पेड़ सो नर्सरी उन्होंने खोली, फ्री टी सैपलिंग्स लोगों को दिया करते थे, बहुत सारे पेड़ लगाए नागपुर के आसपास में। और उस पीरियड में मुझे कहा कि तुम अपनी लाइन को तुम्हें ढूंढना होगा। सो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर डिफरेंट वेज एज अ you know, as a young person who would not understand much of the real world, लेकिन मुझे लगा कि प्रोफेशन में I can make my mark in profession. So academic inclination पहले से था, so I got into it and tough था, definitely tough था, लेकिन मज़ा भी बहुत आया। और I enjoyed that journey definitely. So वो जब टाइटल मिलता है कि आप यंगेस्ट सीए ऑफ इंडिया हैं, उस चीज़ की फीलिंग लाइक वो एक आपके अंदर चेंजेस आ जाते हैं यार, यस आई एम द यंगेस्ट सीए ऑफ इंडिया। अब अपनी मर्जी है, घर पे लोग आपको ट्रीट कर रहे हैं लाडला बेटा बना के, या सोसाइटी में आप जाते हैं, सो यू आर लाइक अप्रिशिएटेड भाई, मीट द यंगेस्ट सीए ऑफ इंडिया। फिर आपको इंडिया के लाइक बहुत सारी जगह से आपको ऑफर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। सो आई वांट यू टू टेल अस अबाउट दैट एक्सपीरियंस, लाइक हाउ यू होल्ड दैट टाइटल, क्योंकि लोगों को छोटी सी अचीवमेंट आ जाती है एंड दे जस्ट फ्लाई सो हाई, सो हाउ यू हैंडल दैट अचीवमेंट? बहुत अच्छा सवाल है। उस समय मुझे भी फीलिंग्स तो बहुत अच्छी आती हैं कि वाइब्स मिलते हैं आपको, क्योंकि एवरीबडी इज वेरी पॉजिटिव अबाउट यू एंड पीपल आर प्रेजिंग यू, पीपल आर फेलिसिटेटिंग यू, यू गेट प्रेज्ड। सो वेरेवर यू गो यू मेक अ स्टेटमेंट कि आए हैं, ही इज द पर्सन हु हैज डन इट, हु इज रैंक होल्डर, ऑल इंडिया रैंक होल्डर और यंगेस्ट सीए है। तो वो उसका डेफिनेटली मिलता है, पर वो अगर आपके दिमाग में चढ़ जाए तो आपका नुकसान करता है। सो आई वॉज वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट दिस इज समथिंग विच इज fine, I've done it, I worked hard and I got it, but that should not be the point where I should rest. उसके बाद से मैंने पढ़ाई अपनी बंद ही नहीं की। आई इवन नाउ एट द एज ऑफ 60 आई एम स्टडिंग, स्टिल स्टडिंग। तो मैं पढ़ता रहता हूँ, हमेशा पढ़ता हूँ, एंड मेरे एकेडमिक इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा ही रहा है हमेशा से। तो बिल्कुल भी उसको मैंने सर पर चढ़ने नहीं दिया, पहली बात तो। हाँ, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे मिला वो था क्रेडिबिलिटी का। एक यंग प्रोफेशनल की क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करने को वक्त लगता है। यू नो, यू हैव टू प्रूव योर मेटल, यू हैव टू प्रूव टू द वर्ल्ड दैट यू कैन डिलीवर। बट व्हेन यू आर अ रैंक होल्डर एंड यू आर नेशनल हेडलाइन मटीरियल, so there is an instant credibility, so people trust you. So it opens lots of doors for you. आप कहीं जाएंगे तो दरवाज़ा खुल जाता है आपके लिए। So that was a big achievement. उतना ही काफ़ी था मेरे लिए कि मुझे मेरे बारे में कोई डाउट नहीं होता था किसी को, मेरे कॉम्पिटेंस के बारे में, मेरे ट्रस्ट के बारे में किसी को डाउट नहीं होता था। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट मैटर्ड टू मी मोर देन द फैक्ट दैट मोर देन द ग्लैमर दैट it would have given to me. How hard it was to crack the CA exam? मुझे लोग पूछते हैं ये बात हमेशा, और मुझे लगता है कि CA exam is not the kind of exam that people make it out to be. वैसा नहीं है। CA का एग्ज़ाम it requires consistent efforts, no doubt. It requires hard work, no doubt. But CA का एग्ज़ाम जो है वो बहुत easily achievable है। If you are consistent, if you are studying with discipline regularly in the right manner, CA का एग्जाम बहुत easy है। मतलब जब मैं ये बात कहता हूँ ये कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। यंगेस्ट CA ऑफ इंडिया बनेगा उसके लिए इजी हो सकता है, बट मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया था, मैं अभी भी कहता हूँ, और ना ही कोई मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस की बात मैं करूँगा यहाँ पे। इट डज नॉट रिक्वायर अ वेरी हाई IQ टू डू दैट। आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना होता है। जब मैं CA कर रहा था तो मुझे जो लोगों ने गाइडेंस दिया था उन्होंने कहा था कि एक साधना है, आपको ये साधना करनी है, इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें गिव अप करनी होगी। तो उस वक्त में आई सैक्रिफाइस लॉट्स ऑफ थिंग्स। जैसे मैं टीवी नहीं देखता था, मैं मूवीज़ नहीं देखता था, मैंने बहुत सारी जो जिस चीज़ में लोगों का डिस्ट्रैक्शंस होता है, आई डिड अवे विथ ऑल दोज डिस्ट्रैक्शंस। और बहुत कंसिस्टेंटली लोग एग्ज़ाम की पढ़ाई एग्ज़ाम के 1 महीना पहले शुरू करते हैं, मैं कंसिस्टेंटली पढ़ता रहा, थ्रू आउट द ईयर पढ़ते रहा। तो दैट मेड अ बिग डिफरेंस। तो मुझे लगता है कि CA का एग्ज़ाम डज नॉट रिक्वायर यू नो अ वेरी miraculously high IQ. It does not require that. It does require hard work, it does require learning, it requires consistent study और बहुत आसानी से अचीव होता है। जो लोग भी Actually, I'm not that good in mathematics, so मैं तो numericals जो होते हैं मेरा मतलब my brain doesn't work there, so it's very difficult for me to like कि मैं CA का एग्जाम सोच भी पाऊँ तो like ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बताओ, ऐसा कुछ नहीं है। CA के एग्जाम को पास करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है।
सिस्टम्स चाहिए, सिस्टमैटिकली वर्क करना होता है आपको। So sir, as you told us about your father, like he was into the teak wood business और फिर उन्होंने एक नर्सरी स्टार्ट की, फ्री सैपलिंग्स देना स्टार्ट किया। तो ये दो चीज़ों दी एक बात से मुझे दो चीज़ याद आई, दैट यू आर ऑल्सो इनटू द बर्ड फोटोग्राफी एंड यू ऑल्सो स्टार्ट गिविंग द फ्री उर्दू क्लासेस। तो दोनों पे चर्चा करनी है सर, स्टार्टिंग विद द बर्ड फोटोग्राफी, क्योंकि एक सीए, यंग सीए ऑफ इंडिया जब इतना मतलब इंटेलेक्चुअल एक किड जो कि स्टडीज़ में खुद को बहुत ज़्यादा बिलीव करता है कि मैं सीखता रहूँ, उसको टाइम कैसे मिला बर्ड फोटोग्राफी का, एंड हाउ योर इंटरेस्ट गेट डेवलप्ड इनटू लर्निंग लिटरेचर, और नॉट ओनली इन उर्दू बट इन स्पेनिश, इन हिंदी, इन इंग्लिश, एंड you are like you know about, more about 7 languages, more than 7 languages, 8 languages. So I want to know the story of that 8 languages also. ठीक है, परफेक्ट। तो सबसे पहले हम बर्ड्स के बारे में बात करेंगे। आई लव टू एक्वायर न्यू टैलेंट्स। तो मुझे हर साल लोग मुझसे जब मिलते हैं ना तो पूछते हैं कि अब नया क्या चल रहा है, बिकॉज दे नो दैट आई वुड बी लर्निंग समथिंग न्यू एवरी ईयर। तो हर साल मैं कहता हूँ कि नहीं, इस समय ये चल रहा है, तो ऐसा होता है। तो कुछ साल पहले मैंने एंड ऑफ कोर्स एज यू राइटली सेड, मेरा जो प्रोफेशन है वो बहुत ज़्यादा मुझे इट कीप्स मी टाइड अप टू माई ऑफिस चेयर। पूरा टाइम ऑफिस में होना होता है, पूरा टाइम अकाउंट्स एंड यू नो बीन काउंटिंग एंड नंबर क्रंचिंग, यही इसी में वक्त निकल जाता है। सो आई कीप लुकिंग फॉर something which is out of this professional area but something which I am passionate about, something that I can do well, लेकिन वो मेरे प्रोफेशन से हटके हो। तो बीच में मैंने एक वक्त पे मैंने फोटोग्राफी पे काफ़ी ध्यान देना शुरू किया। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन लर्निंग फोटोग्राफी। सर कहाँ से डेवलप हुआ वो एकदम से वो इंटरेस्ट? देखिए, मुझे टेक्नोलॉजी में बहुत, मैं बताता हूँ फोटोग्राफी का इंटरेस्ट भी कैसे पहुँचता है। शायद बहुत अनयूजुअल रूट होगा ये। मुझे टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट रहा है। आई लाइक नागपुर का शायद मेरा फर्स्ट सीए ऑफिस था जहाँ पर कंप्यूटर्स आए थे। लाइक उस समय कंप्यूटर्स क्या होते हैं लोगों को मालूम भी नहीं था। तो राइट फ्रॉम बिगिनिंग, लाइक आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस इन 1987। उस समय मेरे पास कंप्यूटर्स हुआ करते थे, लोगों को कंप्यूटर्स क्या होते थे पता भी नहीं था, देखा भी नहीं था लोगों ने उस वक्त में। सो आई बीन इनटू टेक्नोलॉजी ऑल माई लाइफ। सो जब DSLR कैमरे पॉपुलर होना चालू हुए तो दैट वाज अनदर टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। मुझे लगा कि क्यों ना इसको मैं एक्सप्लोर करके देखूं। सो आई लव दैट, आई लव द वे इट कैन बी कन्फिगर्ड टू डू थिंग्स। तो मैं DSLR को एक्सप्लोर कर रहा था, उसके फीचर्स को एक्सप्लोर करने लगा। मैंने फोटोग्राफी के लिए आई ट्राइड स्ट्रीट फोटोग्राफी। I started challenging myself into finding what could be the most difficult photography to do. मैंने रियलाइज किया कि सबसे डिफिकल्ट जो फोटोग्राफी होती है ना, वो या तो चाइल्ड फोटोग्राफी होती है, जो बच्चे का बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल है, आपको पता नहीं, मोशन में रहता है, अनप्रेडिक्टेबल है। एग्जैक्टली। तो उसके कौन से इमोशंस कब कैप्चर होंगे ये आपके लक पे डिपेंड करता है। कॉन्स्टेंटली इन मोशन है वो, और उसके टैंट्रम्स रहेंगे उस वक्त, वो किस तरीके से बिहेव करेगा। सेम विद बर्ड्स जो बहुत फ्रिजिडी है, वो तो ह्यूमन प्रेजेंस को टोटली अप्रिशिएट ही नहीं करती वो। तो बर्ड्स की फोटोग्राफी खींचना सबसे चैलेंजिंग लगा मुझे, क्योंकि इतना दूर आप फोटो खींच रहे हैं और एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जो कैसा बिहेव करेगा आपको मालूम नहीं है। आपको शायद एक 1/60 सेकेंड की एक विंडो मिल रही है, उसमें आपको अच्छा कुछ मिल सकता है। So I thought, why not learn that photography, which is like the toughest one. So I started learning bird photography. तो शुरुआत फोटोग्राफी से हुई। एक बार आप बर्ड की फोटो कैप्चर करते हैं, आपको अच्छा तो लगता है कि बहुत खूबसूरत सा पक्षी है हमारे आसपास, हमारा फॉना एंड फ्लोरा बहुत खूबसूरत है हमारे आसपास का। सो यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग दैट, लेकिन अब किसकी फोटो खींच रहे हैं आपको मालूम ही नहीं। तो आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट बर्ड्स। तो मैं बर्ड फोटो खींचता था, उसके बाद में मैं उसको जनरली लोग बर्डिंग में पहले जाते हैं, बाद में फोटोग्राफी में जाते हैं। आई वेंट इट द रॉन्ग वे। पहले फोटोग्राफी में गया, उसके बाद में मैंने बर्ड्स को सीखना शुरू किया। एंड वंस आई गॉट इनटू दैट वर्ल्ड, आई फाउंड दैट वर्ल्ड टू बी सो इंटरेस्टिंग। यू आर स्टिल इनटू दैट फोटोग्राफी? a lot, deeply into that, yes. मुझे बहुत अच्छा लगता है, और I know a lot about birds now. मुझे मतलब हमारे आसपास के जितने बर्ड्स हैं सभी बर्ड्स की साइटिंग कर चुका हूँ। सब रेयर बर्ड साइटिंग की है जो कि नागपुर में या जो हिंदुस्तान में पहली बार देखे गए हैं, ऐसे बर्ड्स की भी मैंने साइटिंग की है। मैंने साइंटिफिक पेपर्स लिखे हैं बर्ड्स के ऊपर में, साइंटिफिक लिटरेचर मैगजीन में, BNHS में मैंने आर्टिकल लिखा है ऑन रेयर बर्ड साइटिंग्स। हाउ टू गेट अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे आपने बुक भी लिखा है, और ग्रेट ऑथर आल्सो। सो एज आई सेड बिफोर स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट कि आपके पास इतनी डिग्रीज है, इतनी अचीवमेंट्स है कि हम बता ही नहीं पाएंगे। तो यही कम्युनिकेशन करते करते निकलेगी वो चीज़ें बीच में। सो नाउ आई वांट टू नो हाउ यू गेट इनटू द लिटरेचर।
यस, अगेन इंटरेस्टिंग है। मुझे जैसे मैं कहता हूँ कि मैं अपने आप को चैलेंज करना चाहता हूँ, मेरी लिटरेचर की शुरुआत उर्दू से ही होती है। मैंने उर्दू में एमए किया है, इंग्लिश में एमए किया है, हिंदी में एमए किया है, उसके अलावा मेरे और फिलोसफी एंड अदर एरियाज में भी किया है, लेकिन लिटरेचर की मेरी शुरुआत उर्दू से इस तरीके से होती है, वो भी बाय एक्सीडेंट है एक तरीके से आप कह सकते हो। माई फादर माइग्रेटेड फ्रॉम व्हाट इज़ नाउ पाकिस्तान when he was a child. उनको उर्दू आती थी, वो 7-8 साल के रहे होंगे, 10 साल के रहे होंगे उस वक्त में, उनको उर्दू आती थी। उन्होंने उर्दू की पढ़ाई अपनी जारी रखी यहाँ पे। ही डिड MA इन इंग्लिश लिटरेचर, ही डिड BA फ्रॉम नागपुर यूनिवर्सिटी हिस्लप कॉलेज, उस वक्त वो महल एरिया में होता था, तो वहाँ से उन्होंने BA किया, देन ही डिड हिज LLB, सो ही वाज द फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ द माइग्रेटेड सिख कम्युनिटी इन नागपुर। एंड मगर उन्होंने उर्दू की मोहब्बत छोड़ी नहीं थी, जो बचपन में जो सीखा था उसको कंटिन्यूड रखा। उर्दू लिटरेचर जहाँ मिलता था पढ़ते थे, लेकिन हमको उर्दू नहीं आती थी, मुझे भी नहीं आती थी, हमारे फैमिली में किसी को भी नहीं आती थी। व्हेन माय फादर पास्ड अवे एंड आई हैड अ बिग लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, उर्दू बुक्स विथ मी, जिसका मेरे लिए जो कालाक्षर भैंस बराबर था, मुझे मालूम भी नहीं था कि इन किताबों में क्या है। तो मुझे सोचा कि ये बड़ी ज़्यादती होगी और बड़ी गुस्ताखी होगी अगर मैं इस लिटरेचर को समझ ना पाऊँ कि इसमें क्या है। सो मेरा ऑफिस उन दिनों अंजुमन कॉम्प्लेक्स सदर में हुआ करता था। वहाँ पर मैंने वहाँ के एक टीचर की हेल्प ली, उनको कहा कि मुझे बेसिक उर्दू सिखाइए आप। तो उन्होंने मुझे बेसिक उर्दू जो स्टार्टिंग एकदम स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है 3rd-4th स्टैंडर्ड के, 2nd स्टैंडर्ड के, वो उतना सिखाया उन्होंने। उसके बाद धीरे धीरे मैंने उसकी प्रैक्टिस करनी शुरू की। एक कमर हयात साहब हैं, उन्होंने भी मुझे उर्दू सिखाई। उसके बाद मुझे लगा कि अगर मैं अपने सामने कोई टारगेट रखता हूँ कि मैं लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई कैन डू MA इन उर्दू, तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ता है। तो आई चैलेंज माई सेल्फ कि ठीक है मैं MA करूँगा उर्दू में। तो मैंने MA के लिए रजिस्टर किया एंड आई स्टार्टेड रियली स्टडिंग हार्ड ऑन दैट। कोई मकसद नहीं था, जज्बा इस बात का था कि हमारे हिंदुस्तान की भाषा है, ईच वन ऑफ शुड बी प्राउड ऑफ दैट लैंग्वेज। सॉरी टू इंटरप्ट यू, एज यू सेड कि ये हमारे हिंदुस्तान की भाषा है, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल हैव मिसकंसेप्शन कि ये एक मुस्लिम लैंग्वेज है। जी बट आई रेड कि इट्स नॉट अ मुस्लिम लैंग्वेज, इट्स नॉट एक्सेप्शनली मुस्लिम लैंग्वेज, इट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द मुस्लिम एंड स्पोकन बाय लॉट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज एंड इन इस्लामिक कंट्री। सो आई वांट यू टू क्लियर दैट मिसकंसेप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मिसकंसेप्शन को क्लियर करना कि उर्दू लैंग्वेज मुस्लिम लोगों की लैंग्वेज नहीं। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको क्लियर करना, और इसके बारे में बहुत मिसकंसेप्शंस है लोगों के दिमाग में, मैं उसको क्लियर करना चाहूँगा। उर्दू इज़ अ 100% मेड इन इंडिया लैंग्वेज। हिंदुस्तान में पैदा हुई, पली बड़ी, हिंदुस्तान में जन्मी है, हिंदुस्तान की अपनी ज़बान है, अपनी भाषा है। 13वीं-14वीं शताब्दी में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में जब मुग़ल और उसके पहले सल्तनत के जो राजा थे, उनका राज जब था, उस वक्त में जो हमारी फ़ौज थी वो हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से आती थी, अरब से भी आती थी, ईरान से भी आती थी, कुछ तुर्कमेनिस्तान से आती थी, कुछ दक्षिण भारत से आती थी, कुछ अवध के इलाके से आती थी। तो ये सारी फ़ौज जो इकट्ठा हुई थी वहाँ पे, तो जो फौजियों का जो खेमा था, उस खेमे में जो भाषा आपस में डेवलप होती है, क्योंकि राजा की भाषा थी फारसी, ऑफिशियल लैंग्वेज वाज पर्शियन केम फ्रॉम ईरान की भाषा थी पर्शियन, लेकिन सल्तनत के राजा जो जहाँ से भी आ रहे थे वो लोग पर्शियन बोला करते थे, ऑफिशियल लिटरेचर पर्शियन में लिखा जाता था। तो राजा पर्शियन में बात करता है, आम जो पब्लिक है वो खड़ी बोली में उन दिनों बात किया करती थी। दिल्ली के आसपास में खड़ी बोली चला करती थी, तो खड़ी बोली और उसके आसपास की भाषाओं का आपस में जो इंटरेक्शन होना चालू हुआ, क्योंकि फौजी खेमे में सारे लोग हैं अलग अलग देश के, उनका आपस में इंटरेक्ट करते 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 एक जबान वहीं पे बननी शुरू हुई। उस जबान को उर्दू हम कहते हैं आज। तो जबान का जो पहला नाम था उर्दू ए मुअल्ला, जबान उर्दू ए मुअल्ला, जिसका मतलब होता है एक्सॉल्टेड लैंग्वेज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द एक्सॉल्टेड कैंप ऑफ द आर्मी के खेमे की है। ये टर्किश वर्ड है उर्दू, जिसका मतलब होता है कि आर्मी का ग्रुप जो होता है, ग्रुप ऑफ पीपल। सो आर्मी के खेमे की ज़बान है, यहाँ पर पैदा हुई। चूँकि उस समय हमारे ऑफिशियली राजा की स्क्रिप्ट फारसी में लिखी जाती थी, तो फारसी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया और उसी भाषा को लिखने के लिए जो भाषा हमारे आसपास बन रही थी, तो फारसी की स्क्रिप्ट और हिंदुस्तान की भाषा। तो हमारी मिट्टी की सौगंध की खुशबू है इसके अंदर में, हमारी मिट्टी की खुशबू को उसको लिपि देने के लिए फारसी लिपि, क्योंकि वो ऑफिशियल लिपि वही थी उस वक्त में। तो इस तरीके से ये भाषा बनी, और इसलिए ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मुसलमानों की भाषा है, बिल्कुल नहीं थी।
बहुत सारे हिंदू शायर हुए हैं। प्रेमचंद का लिटरेचर इतना बड़ा, प्रेमचंद इतना बड़ा नाम है हिंदी लिटरेचर का। लोग नहीं जानते कि प्रेमचंद ने अपना सारा लिटरेचर उर्दू में लिखा है, हिंदी में नहीं लिखा है, बाद में रूपांतरण किया गया हिंदी में उसको। सो हिंदी और उर्दू जो है वो बहुत बाद में जाके एक दूसरे से अलग हुई। उर्दू का पहला नाम हिंदवी था, सबसे पुराना नाम हिंदवी था, दूसरा नाम हिंदी था। तो उर्दू का ओरिजिनल नेम हिंदी था। तो हिंदी जिस देवनागरी में हिंदी बनने से पहले उर्दू में हिंदी बन चुकी थी, बाद में जाके देवनागरी में हिंदी बनी। ग्रेट सर, आई वांट टू नो कि आपने हिंदी में भी एमए किया है जी, तो हाउ डज हिंदी गेट डेवलप्ड? हाँ, तो इसी बात को मैं सिलसिले को आगे लेके चलता हूँ कि तो उर्दू भाषा पनप रही थी, बढ़ रही थी। उर्दू का लिटरेचर उस समय बहुत ज़्यादा नहीं लिखा जा रहा था क्योंकि लिटरेचर फारसी में लिखा जाता था। आपको हैरानी होगी ये सुन के कि उर्दू की पहली गज़ल जो है वो दक्षिण भारत में लिखी गई। जब डेक्कन सल्तनत में जब राज शिफ्ट हुआ था, तुगलक के वक्त में जब दक्षिण में भारत की राजधानी बनी, तो उस समय वली दखनी पहले शायर हुए जिन्होंने उर्दू की शायरी पे एक्सपेरिमेंट किया। उर्दू गजल सबसे पहले दक्षिण भारत से निकलकर बाहर आई, वली दखनी। तो उन्होंने बहुत अच्छी शायरी की। और उसके पहले अमीर खुसरो लिख रहे थे उर्दू में, लेकिन अमीर खुसरो जो थे वो खड़ी बोली में लिखते थे और वो सूफियाना कलाम लिखते थे। लेकिन उर्दू की पहली गजल जो है दक्षिण से निकल कर आई। और उसके बाद में वो उर्दू की मकबूलियत या पॉपुलैरिटी बढ़ते चली गई, काफ़ी हद तक वो पॉपुलर होते चले गई। और उर्दू हमारी लिंग्वा फ्रैंका बन गई, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं, बन गई। बहुत बाद एक वक्त ऐसा आया जब गिलक्रिस्ट नाम के ब्रिटिश ऑफिसर फोर्ट विलियम कॉलेज में, उनको अंग्रेज सरकार ने, जो कि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी नुमाइंदगी कर रही थी, उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान की भाषा है उसके लिए आपको ग्रामर की किताब लिखनी है। तो गिलक्रिस्ट को ये ड्यूटी दी गई कि ग्रामर की किताब आपको लिखनी है हिंदुस्तान की भाषा की। हमारे पास में उर्दू या हिंदी जो बोली जा रही थी उस समय, जिसको फारसी में लिखा जा रहा था, उसकी ग्रामर की किताब नहीं थी उस वक्त में। तो गिलक्रिस्ट को कहा गया कि आपको एक ग्रामर की किताब बनानी है। गिलक्रिस्ट ने एक के बजाय दो किताबें बनाई। एक उसने लिखा कि ये उर्दू स्क्रिप्ट में रहेगी, जिसको फारसी स्क्रिप्ट में, जिसको हम उर्दू कहते हैं, तो फारसी स्क्रिप्ट में रहेगी, जो कि मुसलमानों के लिए और कायस्थ लोगों के लिए, जो कायस्थ जो मुसलमानों के सर्विस में काम किया करते थे, वो कम्युनिटी के लिए, जो कि राजा के वजीर और वो हुआ करते थे। तो राजा की कम्युनिटी के लिए, मतलब मुसलमानों के लिए और कायस्थ के लिए एक कायदा बनाया उन्होंने। दूसरा कायदा उन्होंने बनाया हिंदुओं के लिए। उन्होंने कहा कि ये देवनागरी स्क्रिप्ट में मैं ग्रामर लिख रहा हूं, तो वही ग्रामर को दो अलग अलग भाषा में लिख दी और वहां से डिवीजन शुरू होता है, वहां से सेपरेशन शुरू हो जाता है। क्योंकि क्लियरली डिफाइन कर दिया उन्होंने कि कायस्थ और मुसलमान जो है वो ये वाली स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करें और हिंदू जो है इसको करें। कायस्थ चूंकि हिंदू ही हैं, लेकिन इस तरीके से वहां पर डिवाइड होना शुरू हो गया हमारे। इट मींस लैंग्वेजेस में भी हमको ब्रिटिशर लोग हमारे सियासत का खेल रहा है लैंग्वेजेस में भी। हमारी भाषा को एक से दो बनाने में भी ब्रिटिशर्स का ही डिवाइड एंड रूल जो है वो पूरी तरह से वहां पर हुआ है हमारे साथ में। Sir, I want to know that why you start giving free classes of Urdu only? Why not Hindi? Why not Spanish? Like Spanish तो सीखने के लिए आज भी लोग बोलते हैं। You can ask me why not Punjabi also? Why not Punjabi also, sir? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। मैं फ्री उर्दू क्लासेस की शुरुआत भी बाय एक्सीडेंट ऐसे ही हुई। जब मैंने उर्दू सीखी तो बहुत लोगों ने कहा कि हमें उर्दू सीखनी है। उर्दू के दीवाने बहुत हैं, उर्दू के चाहने वाले लोग बहुत हैं। Even still today, आज जो Gen Z लोग हैं ना, they are more into learning this kind of romantic language. जैसे हम लोग ने सुना है कि गजल, मतलब उर्दू बहुत ही एक प्यारी लैंग्वेज है। इश्क हो जाए तो उर्दू आपके काम आती है, और इश्क जब नाकाम हो जाए तो भी उर्दू आपके बड़े काम आती है। तो इसलिए वो आज की जनरेशन के लिए तो बहुत वैलिड है ये दोनों चीज़ें। तो उर्दू बहुत असर रखती है, दिल तक पहुंचती है। जी। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो उर्दू की चाह रखते हैं, उर्दू की चाहत रखते हैं, उर्दू सीखना चाहते हैं। तो जब मैंने उर्दू में एमए किया तो उसके बाद में कुछ दोस्तों ने कहा कि हमें भी सिखा दीजिए ना, अब आपने सीख ली है तो हमें भी सिखा दीजिए। तो एक पहली बैच ऐसे ही शौकिया शुरू हुई कुछ लोगों के लिए, जो लोग घर के आसपास के लोग थे जिन्हें मालूम था कि मैंने उर्दू में एमए किया है, और वो बैच चल निकली। उसके बाद में उसकी खुशबू दूर दूर तक फैलती गई। लोगों ने कहा कि नेक्स्ट बैच कब होगी, नेक्स्ट बैच कब होगी। इस तरीके से करते करते 11 बैचेस हो गए हैं। नेवर थॉट कि मैं यार बिजनेस करूं, मैं आई शुड स्टार्ट गिविंग दिस क्लासेस, लाइक टेकिंग सम काइंड ऑफ कॉस्ट। मेरी जो मेरा प्रोफेशन है दैट गिव्स मी इनफ मनी टू फीड माई सेल्फ, और मुझे लगता है कि दिस इज लाइक माई वे ऑफ पेइंग बैक टू द सोसाइटी। मेरे लिए इसमें से कमाने की बिल्कुल इच्छा भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो हमारी अपनी ज़बान है, जो उसको ज़िंदा रखना हमारा फ़र्ज़ है हर किसी का।
हम उसको ज़िंदा रख सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। उसके लिए ये मेरा काम कर रहा हूँ। सर एज यू सेड कि मेरा जो काम था मैं उससे अच्छा खासा अर्न कर रहा था, तो मैंने फ्री सर्विस लाइक एक सेवा के रूप में दिया। जी। तो जब आप जॉब भी कर रहे हैं, आप लिटरेचर भी कर रहे हैं, आप बर्ड साइड फोटोग्राफी भी कर रहे हैं, फिर आप स्पेनिश में भी आप डिप्लोमा कर रहे हैं, तो कितना मुश्किल होता है अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करना? इट्स नॉट वेरी ईजी, आप सही कह रहे हैं, बहुत ईजी नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं हमेशा कहता हूँ, इफ़ यू हैव द इंक्लिनेशन यू हैव द टाइम। जो चीज़ आप करना चाहते हैं उसके लिए आप वक्त निकाल सकते हैं। आपको कहीं कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है, कुछ कुछ चीज़ें कुछ ट्रिवियाज लाइफ में से निकालने पड़ते हैं, टाइम मैनेजमेंट करनी होती है, ऑप्टिमाइजेशन करना होता है, कई जगह पे थोड़ा बहुत आपको डिसिप्लिन से चलना। जैसे मैं वक्त के बारे में बहुत पाबंद हूँ, मैं बहुत पंक्चुअल हूँ। मुझे जहाँ इनविटेशन आता है, लोगों को पता है 8 बजे कहेंगे तो मैं 8 को 5 कम पर ही पहुँचूंगा, 8 के बाद नहीं पहुँचूंगा। आई वुड ऑलवेज डू दैट, आई वुड ऑलवेज कम 5 मिनट्स बिफोर टाइम। मैं उसके हिसाब से प्लान करता हूँ। तो इससे क्या होता है, सबको मालूम है कि मैं वक्त पर चल रहा हूँ, तो उसके हिसाब से मेरी घड़ी वक्त से चलती है। लोगों की घड़ी भी मेरे साथ जब होती है तो वक्त से चल जाती है, कि उन्हें पता है कि वक्त पे होगा, वक्त पे खत्म होगा। सो आई हैव मेंटेन दैट डिसिप्लिन ऑल माई लाइफ। मेरी क्लासेस, उर्दू क्लासेस शाम को 6 बजे शुरू होती थी, तो मैं 5:55 पर वहाँ पहुँच जाया करता था, एक दिन भी कभी लेट नहीं किया। सो इस तरीके से वो टाइम मैनेजमेंट इज़ वन फैक्टर। उसके अलावा कुछ चीज़ों में कटौती तो करनी पड़ती है। मैं टीवी नहीं देखता हूँ, मैं मूवीज़ नहीं देखता हूँ, तो शायद कुछ लोगों के हिसाब से ये बोरिंग लगेगा, बट मुझे लगता है कि मेरे लाइफस्टाइल के लिए वो पॉसिबिलिटी नहीं है उसमें। बट डोंट यू थिंक कि आज के टाइम पे जो कंटेंट, एजुकेशन कंटेंट वीडियोस पे बहुत ज़्यादा हो गया? जी वी शुड लाइक मूव ऑन टू दैट साइड आल्सो। मुझे उस कंटेंट्स में इंटरेस्ट है। मैं प्योर एंटरटेनमेंट की मूवीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फैमिली से कॉम्प्रोमाइज होता है सर जब आप इतनी चीजें में? नहीं होता है। ऐसा लगता है कि इतना सारी चीजें कर रहे हो, अगर एक साथ आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो तो शायद फैमिली टाइम कम होगा। मुझे लगता है फैमिली टाइम भी कॉन्शियसली आपको देना होता है। ऐसे देखा है मैंने लोगों को कि सारा दिन कुछ नहीं करेंगे लेकिन फैमिली के लिए टाइम नहीं है, ऐसा भी है। और ऐसे भी देखे हैं कि जो बहुत बिजी है लेकिन फिर भी टाइम निकाल पा रहा है। तो मुझे लगता है इट्स जस्ट द वे यू बैलेंस योरसेल्फ। और वर्क लाइफ बैलेंस अचीवेबल है अगर आप बहुत कॉन्शियस हो उसके लिए। होता है कभी कभी ऐसा होता है कि 2 या 3 चीज़ें एक साथ आ जा रही हो, तब आपको प्रायोरिटाइजेशन करना पड़ता है, तब आपको डिसाइड करना होता है कि इन 2 चीज़ों में से कौन सी चीज़ आपको करनी है और कौन सी नहीं करनी है। रेयरली होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इफ़ यू प्लान योर डे प्रॉपरली, इफ़ यू प्लान योर वीक प्रॉपरली, तो ऐसी नौबत कम आती है। होता है, मैनेज हो जाता है। So you used to manage your day in a diary, on a diary? हाँ, मैं I always have a diary। मेरे पास में डिजिटल डायरी भी होती है मेरे पास। दो आई एम आउट एंड आउट अ डिजिटल पर्सन, लेकिन फिर भी मैं डायरी के लिए मैं एक जो डेस्कटॉप कैलेंडर होता है उसके ऊपर लिखता हूँ। What I personally feel is कि when you started writing down ना, तो वो चीज़ आपके माइंड में स्टोर हो जाती है। You start becoming more punctual towards it. Absolutely. So my next question is कि when you were like awarded with the honor of Nagpur, so how was that experience? Because your father came from Pakistan और वो यहाँ पे आके वो कुछ decades में अपना नाम बिल्ड करना और वो सिटी में आपको like honor और अवार्ड मिलना, how was that experience? How your family felt at that time? Yes, बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि आप जहाँ पर पैदा हुए पले बड़े, आपकी मातृभूमि जो है वो आपको रिकॉग्नाइज करती है, तो आपको खुशी तो होती है, अच्छा लगता है। एंड इट एक्चुअली गिव्स यू अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द सिटी। अगर आपको ऐसा कोई अवार्ड मिलता है तो शायद आपको ये सोचना होता है कि इससे मेनी टाइम्स ओवर यू हैव टू पे बैक टू द सोसाइटी दैट यू हैव कम फ्रॉम। तो एक तरीके से अवार्ड जो है ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आपके पास में आता है। आपको अवार्ड कहीं बाहर से मिलेगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, वो रिकॉग्निशन है। सिटी में जब रिकॉग्निशन मिलता है तो मुझे लगता है कि आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है उसमें। सो आई थिंक दैट अवार्ड इज थ्रिलिंग, ऑफ कोर्स दैट अवार्ड गिव्स यू अ लॉट ऑफ जॉय, बट दैट अवार्ड गिव्स यू अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि आपको अच्छा करते रहना है। सो मुझे लगता है वो उस पर्सपेक्टिव से ये बहुत अच्छी चीज़ है। जी। सो सर अब तक हम लोग बात कर रहे थे आपकी पर्सनल लाइफ या बेसिक्स चीज़ें जो एजुकेशन में होती है। नाउ आई वांट टू कम टू बेट ऑन अ पॉलिटिकल साइड की डू यू पर्सनली बिलीव कि आज का टैक्सेशन सिस्टम जो है या पॉलिसीज़ है इट्स बेटर फॉर द मिडिल क्लास पर्सन या एक लोअर मिडिल क्लास पर्सन के हिसाब से सही है, या इट्स ओनली बिल्ड अप फॉर द हायर मिडिल क्लास पर्सन या बिजनेस? जी, मैं बजट के ऊपर हर साल
15-16 स्पीचेस देता हूँ। तो लास्ट 30 इयर्स आई हैव बीन स्पीकिंग ऑन बजट, और मैं हर साल बजट की एनालिसिस करते हुए आ रहा हूँ। और उस समय सरकार कौन है ये नहीं देखता हूँ मैं, सियासत किसकी है ये नहीं देखता हूँ, मैं प्योर इकोनॉमिक्स के ऊपर मैं चर्चा करता हूँ हमेशा। तो कुछ कुछ चीज़ें मुझे बहुत खलती है। आपने जो पूछा ना कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास ये किस तरीके से अफेक्ट होती है, बजटरी पॉलिसीज़ अच्छी रही हैं। हमारा देश 91 ऑनवर्ड्स कांस्टेंट प्रगति के पथ पर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। वी हैव बीन ग्रोइंग। मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग कि यार जब से बीजेपी आई है दे आर लाइक हैविंग अ दे यूज्ड टू शो अ फेक न्यूमेरिकल डेटा, या लाइक आई वांट टू पर्सनली आस्क यू कि ऐसा कुछ है या नहीं? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ कि इंडिया में एक इंटरेस्टिंग है, जैसे अमेरिका में डेमोक्रेट एंड रिपब्लिकन्स हैं, ब्रिटेन में भी दो डिफरेंट पार्टीज विद डिफरेंट आइडियोलॉजीज है। इंडिया में पॉलिटिकल और रिलीजियस आइडियोलॉजीज अलग अलग हो सकती हैं पार्टीज की, लेकिन 91 ऑनवर्ड्स द गवर्नमेंट्स हैव बीन फॉलोइंग द सेम इकोनॉमिक पॉलिसी। थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा, नेचुरली गवर्नमेंट की अपना फोकस चेंज होगा, गवर्नमेंट की होता है, बट इकोनॉमिक पॉलिसीज गवर्नमेंट की मोर और लेस सिमिलर रही है। सो इसलिए जो ग्रोथ है हमारी 6, 7, 8%, 9% तक की ग्रोथ, 9% तक भी एक वक्त में तो 2 डिजिट की ग्रोथ तक भी पहुंच गए थे हम लोग मनमोहन सिंह के वक्त में। तो वी हैव बीन ग्रोइंग एट क्वाइट अ हेल्दी रेट इन स्पाइट ऑफ ऑल द बॉटलनेक्स, इन स्पाइट ऑफ ऑल द हिकअप्स दैट हैपन। हमारी ग्रोथ है, ग्रोथ अच्छी है, और उसका एक रीज़न ये भी है कि कंसिस्टेंट पॉलिसी है। दूसरा रीज़न ये है कि हम अभी भी बहुत नीचे हैं, हमारा बेस अभी बेस के करीब है, हम लोग अभी पीक तक पहुंचे ही नहीं है, इसलिए हमारी ग्रोथ तो आती रहेगी। सो हाउ मच टाइम इट वुड टेक कि हम लोग एक अच्छे लेवल पे जाके सस्टेन करें? जी, अभी बीट अ वेल एस्टैब्लिश्ड कंट्री हु आर वेरी गुड इन देयर इकोनॉमी, राइट, जिसको डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं। डेवलप्ड इकोनॉमी बनने के लिए हमको कम से कम 8-9% पर एनम के हिसाब से ग्रो होना होगा, तब जाके हम लोग। अगर डू यू थिंक इट्स लाइक रियली प्रैक्टिकल? अभी एज ऑन टुडे वी आर नॉट ग्रोइंग एट दैट रेट। हम लोग 6.8% की ग्रोथ है हमारी। 6.8 की ग्रोथ जो है वो इंटरनेशनली कंपेयरिंग टू अदर नेशंस कोई ज्यादा कम नहीं है, बहुत कम नहीं है, लेकिन ये ग्रोथ से हमारा नहीं होगा गुजारा। हमें बहुत मेहनत करना होगा। मैं हमेशा ये बात कहते आ रहा हूँ, इस बार मैंने इस बजट में ये कहा कि डीरेगुलेट करना होगा, गवर्नमेंट को बिजनेस की हैंड होल्डिंग करनी होगी। छोटे बिजनेसेस खत्म हो गए हैं बहुत सारे, कोविड के बाद बहुत सारे बिजनेस खत्म हो गए, एमएसएमईज लैंग्वेजिंग है, इनविजिबल इकोनॉमी जिसे कहते हैं हम, जो छोटे छोटे वर्कशॉप्स होते थे वो सब पैरिश गायब हो गए हैं, वो लोग बचे ही नहीं है वो। तो जब तक उस इकोनॉमी को रिवाइव नहीं किया जाएगा तब तक ये ग्रोथ संभव नहीं है, और इस ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट को काफ़ी मेहनत करनी होगी, बहुत एफर्ट लगेंगे। 8 या 8.5% पर एनम के हिसाब से अगर हम ग्रो नहीं होते तो हम आसान नहीं होगा। 2047 की बात जब गवर्नमेंट करती है, अमृतकाल पहुंचने के लिए अभी से काम करना होगा, नहीं तो नहीं होगा। सो वी हैव टू रियली वर्क हार्ड, द गवर्नमेंट हैज़ टू वर्क हार्ड, गवर्नमेंट हैज़ टू रियली डू अ लॉट ऑफ course correction in order to do that. So as we see nowadays कि हर दूसरा student is about to start his own startup, own company. So is this a step towards building a developed economy? या ये एक लोग मिसकंसेप्शन में है कि हम लोग स्टार्टअप करेंगे, हम लोग बिल्डअप कर लेंगे, या ये एक इंडिकेशंस है एक डेवलप इकोनॉमी बनने के पहले के? 2-3 चीज़ें इसमें एक साथ है। पहली चीज़ तो हमारे यहाँ जॉब क्रिएशन नहीं हो रहे हैं। 1 करोड़ जॉब क्रिएशन हर साल होने चाहिए, तब जाके एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स और जो नए ग्रेजुएट्स बाहर निकल कर आते हैं वो एब्जॉर्ब हो गए, वो नहीं हो रहा है। तो जॉब क्रिएशन डिसमल है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। इस वजह से जो डिस्टिंग्विश्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जिसे कहते हैं हम लोग, या अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, या ग्रॉस अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ लोगों को काम ही नहीं है करने के लिए, ग्रेजुएट हो जा रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे हैं वर्कफोर्स में। सो एक सेगमेंट वो हो गया जिनके लिए बहुत बड़ी समस्या है देश के लिए, जिसका सोल्यूशन निकालना होगा। वी हैव टू ग्रो आवर इकोनॉमी सो दैट दिस एडिशनल वर्कफोर्स कैन बी एब्जॉर्ब्ड इन द इकोनॉमी। अगर ये नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन होगा पब्लिक में, काम नहीं मिलेंगे लोगों को परेशानियां बढ़ेगी, और इन जनरल हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, यंग पीपल की जो पॉपुलेशन है, उसका जो बेनिफिट इकोनॉमी को मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो दैट इज़ वन एस्पेक्ट जिसमें मेरा कंसर्न एरिया है। दूसरा जो स्टार्टअप्स का है, जो if somebody comes out with a genuine idea to start a startup, स्टार्टअप की कंसेप्ट में लोगों को समझाना चाहता हूँ यहाँ पे कि क्या होता है। हर किसी को लगता है कि कुछ भी चालू कर दो स्टार्टअप बन गया, ऐसा नहीं होता। स्टार्टअप जो है वो एक डिसरप्टिव मॉडल है। जो चीज़ हम कर रहे हैं उसको 10x बेटर वे में कर पाना, उसको हम स्टार्टअप कहते हैं। तो देर आर 2 डिफरेंट वेज इन विच अ स्टार्टअप कैन बी प्लान्ड। पहला तो ये है कि
जो चीज आज हो रही है उससे 10 गुना अच्छे तरीके से किया जा सके, या फिर उससे बहुत कम कॉस्ट में किया जा सके. सो इधर कॉस्ट कटिंग हो जाए पूरी तरह से, बहुत सस्ते में. जो चीज 10 रुपए की मिल रही थी आप 1 रुपए में दे पाते हैं तो आप स्टार्टअप बन सकते हैं. और जो चीज करने के लिए जो परेशानी थी, हमको टैक्सीज नहीं मिलती थी, आपने ओला चालू किया. आपके होम डिलीवरी, फूड डिलीवरी चाहिए थी, क्विक कॉमर्स इज एन एग्जांपल. सो आपने कोई समस्या का निवारण किया. यू फाउंड अ वे टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम. तो आपने एक वैलिड बिजनेस प्रोपोजिशन तैयार किया जो कि एक मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को डिसरप्ट कर रहा है. हमेशा ऐसे ही होते आ रहा था कि टैक्सी वाले के साथ में आपका झगड़ा होता था, वो कहता कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, उसके बाद इतने पैसे लूंगा. आपने उस मॉडल को चेंज कर दिया, डिसरप्शन हुआ. तो वो डिसरप्शन होना चाहिए, एफिशिएंसी आना चाहिए, तब जाके वो स्टार्टअप काम होता है. तो आपको गैप ढूंढनी होती है आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम में, कहां पर गैप है जिसको आप फिल कर सकते हैं, तो फिर वो स्टार्टअप वैलिड है. तो ये हर यंगस्टर जो स्टार्टअप बनाना सोच रहा है, सिर्फ स्टार्टअप करना है ये सोचकर आ रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है उसे मालूम नहीं. 100%. So I've been interviewing university graduates in engineering colleges and in MBA colleges about the startup project that they have in their mind. So what I personally feel is कि students don't sit by having pen and pencil in their hand और उसको write down नहीं करते हैं. वो plan नहीं करते कि 1 साल बाद हम क्या step लेंगे, या इसकी costing कैसे कम कर सकते हैं, या मतलब इसका जो financials क्या होंगे उनको मालूम ही नहीं उसके बारे में. मतलब ये basic सी चीजें नहीं करते. एक plan आया, costing दी उन्होंने मोटी and they started working over it, but miscellaneous खर्चे वो count नहीं करते हैं, जिसके कारण वो और debt में चले जाते हैं. So they don't have proper accountancy. So what I personally think is, sir, I started a business last year. So I started my own refreshing drinks. So we were like not aware of SCM and like transportation costs. Like we have planned that. Lots of overheads रहते जो हमें anticipate ही नहीं कर पाते हम लोग, की होना चाहिए. But हम लोग इतनी deeply गए ही नहीं कि यार like I was working with a company in Gujarat. So we started manufacturing our own product there only. So उसको मैंने नागपुर में लॉन्च करना था, तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मुझे प्रोडक्ट से ज्यादा बैठ जाता है. सो वो चीजें हम लोग कर ही नहीं पाते हैं. और हम लेटर वी रियलाइज कि यार अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुजरात में है तो वी शुड स्टार्ट एस्टैब्लिशिंग द ब्रांड इन गुजरात ओनली पहले से. सो राइट नाउ वी आर लाइक डूइंग गुड इन गुजरात. तो वो चीजें स्टार्टअप्स में लोग नहीं करते हैं. सो आई वांट यू टू गिव देम एडवाइस कि अगर आप स्टार्टअप करते हैं तो व्हाट स्टेप्स दे शुड टेक एट इनिशियल स्टेज. सबसे बड़ा जो डिफेक्ट जो होता है, जो प्रॉब्लम्स लोगों के साथ होता है स्टार्टअप्स में, मेजर प्रॉब्लम ये होता है कि जो टेक्निकल बैकग्राउंड का आता है ना, उसको लगता है कि टेक्निकल ही सब कुछ है. तो वो एक प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप डेवलप कर लिया, उसमें लगता है कि यही सब कुछ है. ही डजंट रियलाइज दैट वो टेक्निकल एस्पेक्ट तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा मार्केटिंग, उसके अलावा फाइनेंस, नॉट मोर डिपार्टमेंट दैट आर कोरिलेटिंग विद दैट सिंगल प्रोडक्ट और सिंगल सर्विस दैट यू आर अबाउट टू. एब्सोल्युटली. तो जब तक आप उसको कोलैबोरेट नहीं करेंगे, आपके पास में अगर फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, सो यू फाइंड समबडी हु हैज नॉलेज ऑफ फाइनेंस टू हेल्प यू आउट, या फिर आप नॉलेज को एक्वायर करिए. तो हम उसको एक सजेशन देते हैं, बिजनेस मॉडल कैनवस बनाइए आप उसका. उसमें बिजनेस मॉडल आपका कैसा बनेगा, आपकी प्रोटोटाइपिंग कैसे होगी, आपके डिफरेंट स्टेक होल्डर्स कौन है, आपके वेंडर्स कौन है, आपके सप्लायर्स कौन है, आपके स्टेक होल्डर्स कौन है, उनको डिफाइन करिए उसके हिसाब से. एंड देन कंसिडर ऑल द कॉस्ट इन्वॉल्व. स्टार्ट नॉर्मली क्या होता है कि सिंपल एग्जांपल है कि एक रेस्टोरेंट में आपको 100 रुपए की रोटी मिल रही है, आप कहते हैं रोटी बनाने की कॉस्ट तो सिर्फ 20 रुपए आती है, तो मैं रोटी बनाना शुरू कर दूं. डोंट रियलाइज दैट कि रेस्टोरेंट में कितनी सारे ओवरहेड्स उसके ऊपर लग रहे हैं. तो वो शायद 100 रुपए में भी लॉस में कर रहा है. वो हो सकता है कि वो कमा नहीं रहा है उसमें, क्योंकि बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है उसमें. इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है उसमें, स्टाफ की सैलरी इन्वॉल्व है. दिस इज व्हाट स्टार्टअप्स डोंट रियलाइज. दे थिंक दैट मेरा प्रोटोटाइप इतने में बना, इसका मतलब कमर्शियली लॉन्च इतने में हो जाएगा. सो आपको कमर्शियल लॉन्च करने से पहले बहुत सारी चीजें सोचनी. इसलिए मैंने कहा अगर आप 10x का डिसरप्शन करने की बात नहीं सोच सकते हैं तो आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम होंगे. आपको कंप्लीटली ऐसा चीज लेकर आना है कि जो रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी, रेवोल्यूशनरी इन द सेंस कि वो द वे यू हैव बीन डूइंग थिंग्स उसको चेंज कर रहा है. लोगों का बिहेवियर या तो एग्जिस्टिंग बिहेवियर में फिट हो रहा है विद अ वेरी लो कॉस्ट, या फिर इतना हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है कि वो एग्जिस्टिंग कॉस्ट को आपके कॉस्ट को जस्टिफाई कर पा रहा है और बहुत बड़ा प्रॉब्लम लोगों के लिए सॉल्व कर रहा है. सो ट्राई टू फाइंड दैट आउट. इट्स इंपॉर्टेंट. सो मोस्टली क्या होता है ना, जब हम ऐसे पॉडकास्ट लेते हैं तो गेस्ट आते हैं तो उनका टाइम का बहुत शॉर्टेज होता है, बिकॉज आपका भी टाइम शेड्यूल है. एज यू सेड कि आप बहुत पंक्चुअल हैं, तो जितने भी डिग्नेटरीज आते हैं हमारे पास क्वेश्चंस बहुत होते हैं, तो हम लोग एक और सेशन हम पहले ही इनवाइट कर देते हैं. सो आई वांट टू इनवाइट यू कि आप जब आपका जब भी टाइम हो तो आप आएँ.
But to sum up this podcast, I want to ask you that you have wrote a book, How to Get a Financial Independence. So I want you to tell us about that, and I have few questions over that. So आप पहले आप बताइए बुक के बारे में. I have written many books on finance और कुछ टेक्निकल बुक्स मैं लिखा करता था पहले उसके, लेकिन इन दिनों मेरा रुझान जो है वो बुक्स फॉर नॉन प्रोफेशनल्स की तरफ लिखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, टू मेक पब्लिक अवेयर ऑफ थिंग्स. मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर मैं बहुत सारे लेक्चर्स भी फ्री लेता हूँ, क्लासेस कंडक्ट करता हूँ लोगों को, क्लासेस इन द सेंस कि मैं सेशंस लेता हूँ जहाँ भी हो सकता है. I want to empower young people, I want to empower women, I want to empower people to understand finance and become financially independent. और वो बहुत आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है. जैसे मैंने कहा CA बहुत डिफिकल्ट नहीं है, वैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना डिफिकल्ट नहीं है अगर आपको मालूम हो कि किस तरीके से करना है. सो हाउ टू मैनेज योर मनी, हाउ टू यूज compound interest, the benefit of magic of compounding to make your money grow over a long period of time. आज जहाँ पे इंडिया का पर कैपिटल इनकम बहुत लो है, वहाँ पे आप लाइक कंपाउंडिंग जैसी कुछ टेक्निक्स इट वर्क्स. आप अगर आपके पास में इनकम कम भी है, आपके 10 लोगों के बीच में अगर आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन से लेके चल रहे हो तो यू स्टैंड वे अबव दोस 10 पीपल. और जो मल्टीप्लायर काम करता है ना, जब मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है, एक स्टेज के बाद में वो इतना ज़्यादा, उसका टेलीस्कोपिक इफेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि एक अब यंग पर्सन अगर वो अभी से सिर्फ 1000 रुपये महीना इन्वेस्ट करना, सेव करना चालू करता है, विच इज़ नॉट अ बिग डील फॉर मेनी पीपल, वो कहाँ की कहाँ चले जाता है बाद में. सो यू नीड टू हैव अ डिसिप्लिन, यू हैव टू इन्वेस्ट रेगुलरली, यू हैव टू इन्वेस्ट इन द राइट इंस्ट्रूमेंट्स, और वो करते चले जाएं. आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में आप बहुत स्नोबॉल इफेक्ट होता है उसका, एकदम स्नोबॉल हो जाता है, इतना बढ़ जाता है वो. सो दिस इज व्हाट आई हैव बीन टेलिंग पीपल अबाउट. सर intellectuals like you used to say कि you have to become a financial independent and you started giving like बताते हैं चीज़ें कि आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, बट मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बनना या तो बहुत अमीर आदमी के बस की बात है, या तो जो बहुत इंटेलेक्चुअल है, स्टडी में अच्छा है, या जिसके एजुकेशन अच्छी जगह से हुई है वो ही कर सकता है. सो आई वांट यू टू इरप्ट दिस मिसकंसेप्शन फ्रॉम द ब्रेन्स ऑफ. एब्सोल्युटली. सी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो कोई आपको एकदम आइंस्टाइन का IQ नहीं चाहिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने के लिए. आप इफ यू आर बोर्न विद अ सिल्वर स्पून तो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट शायद ऑलरेडी हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो हो आप, क्योंकि हो सकता है पीपल डू सो मच ऑफ फाइनेंशियल ब्लंडर्स के जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी होती है वो भी खत्म हो जाती है कई बार लोगों के साथ. इसलिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज अ स्टेट ऑफ माइंड. आपको डिसाइड करना है कि आप 10 साल या 20 साल के बाद कहाँ रहना चाहोगे, 25 साल के बाद कहाँ रहना चाहोगे. इट्स अ बैलेंस बिटवीन योर प्रेजेंट कंजम्पशन एंड योर फ्यूचर, अ बेटर फ्यूचर. आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना है प्रेजेंट कंजम्पशन में से. उस सैक्रिफाइस किए हुए पोर्शन को आपको सही तरीके से इन्वेस्ट करना है, रेगुलरली करते रहना है, ताकि लॉन्ग टर्म में एक स्टेज ऐसा आ जाए कि आपको अपने डे जॉब पर डिपेंड ना होना पड़े आपके रेवेन्यू के लिए. दैट मीन्स आपके डे टू डे एक्सपेंसेस जो हैं दे शुड कम आउट ऑफ योर पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम. आप उसको ग्रेजुअली इसको इतना डेवलप कर लें कि आपकी रिक्वायरमेंट अगर 50,000 रुपये महीने की है, या 1 लाख की है, या 10,000 की है. समवेयर आई हैव रेड दैट आपके जितने एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक काउंटिंग ऑल योर लग्जरी थिंग्स और आपके हाउस होल्ड खर्चे, वो आपके इंटरेस्ट पे निकल जाना चाहिए. एब्सोल्युटली. सी आइडियली ऐसा ही होना चाहिए कि आपके पास इतना कॉर्पस बन जाना चाहिए कि उसके इंटरेस्ट के ऊपर में आप सर्वाइव कर सकें. अगर उतना नहीं होता वो तो थोड़ा सा फारफेच्ड हो गया, थोड़ा सा एक्सैजुरेटेड हो गया, लेकिन मतलब आइडियल है वो. अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट आई ऑलवेज एडवाइज पीपल टू कैलकुलेट इन अ डिफरेंट मैनर. मैं कहता हूँ कि आपका कॉर्पस इतना होना चाहिए कि आपका 4% ऑफ द कॉर्पस अगर आप कंज्यूम करते हैं तो उससे आपका डे टू डे खर्चे पूरे निकलना चाहिए. मतलब एक स्टेज पे जब आप रिटायर होते हैं, रिटायर का मतलब 60 या 65 की बात नहीं, रिटायर आप 30 साल में भी हो सकते हैं, 35 साल में भी हो सकते हैं जब आप चाहें. तो जब आप डिसाइड करते हैं कि मेरे को डे जॉब के भरोसे नहीं रहना है, अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, साथ में वो मिल रहा है, लेकिन उसके भरोसे नहीं रहना है. आपकी पैसिव सोर्स ऑफ इनकम इतने हो गए हैं कि डे जॉब में जो इनकम आनी थी उतनी इनकम वहाँ से आ रही है. तो मैं कहता हूँ कि उसका 4% रिटर्न अगर आपको मिल रही है, आपकी इन्वेस्टमेंट की 4% को अगर आप कंज्यूम करते हैं, तो आप सारी जिंदगी सर्वाइव कर सकते हैं. यू विल बी गेटिंग 7, 8, 9, 10, 15% रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट. उसमें से अगर 4% में आप जी पा रहे हैं, इसका मतलब है कि बाकी का जो 6% बचा ऊपर का वो री इन्वेस्ट हो रहा है. सो उसमें इट कैन बिकम अ पेरिनियल काइंड ऑफ सिचुएशन फॉर यू. आप जिंदगी भर चल सकते हैं उसके ऊपर में. सो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज एन आइडियल थिंग. नहीं हो सका तो कम से कम आप
4% में जिंदा रहने की बात करें, उसके हिसाब से आप रिवर्स वर्किंग करके देखें कितना कैपिटल आपको चाहिए. Great. So now I'll sum up with I'll sum up this podcast with one last question. Sir, advice from your side to my young audience and tell them कि आज market में कौन सी opportunities है that they can grab and what advice they should follow while grabbing this opportunity and how they can become successful in that specific opportunity. एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा सवाल है. और इस सवाल पे मैं एक कंसेप्ट लाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, व्हाट वी कॉल सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस. डोंट डू एनीथिंग विच इज़ बियॉन्ड योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस. अब आप जैसे मुझे फिनेंशियल नॉलेज बहुत अच्छी है, तो मैं फिनेंस में कुछ भी कर सकता हूँ तो मैं सक्सेसफुल होऊंगा. अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की नॉलेज है, बिकॉज ऑफ योर बैकग्राउंड, बिकॉज ऑफ योर इंटरेस्ट, बिकॉज ऑफ योर एजुकेशन, बिकॉज ऑफ वॉट एवर वे आपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज एक्वायर की है, वो आपके लिए काम का है. दैट इज योर वन मैंस ब्रेड इज अनदर मैंस पॉइजन, ऐसा कहते हैं. तो आपके लिए वो ब्रेड है, दूसरे के लिए पॉइजन होगा, क्योंकि आपको समझता है उसके बारे में. सो डेवलप योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस टू इंक्लूड दोज आइटम्स इनटू इट. आप नए एरिया में वेंचर कर रहे हैं, उसको इंक्लूडेड इन योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस को डेवलप करें, समझें, एक्सपर्टीज हासिल करें, उसके बाद उसमें घुसें. You will be successful in that. So where are the opportunities, like in which specific thing? As I said, one man's bread could be another man's poison. It's very difficult to generalize things. लेकिन in a growing economy like India, जहाँ पर मिडिल क्लास का साइज बढ़ रहा है, जहाँ पर कंज्यूमर एस्पिरेशंस बढ़ रहे हैं, जहाँ पर people love to buy products, people love to buy better things and live a better lifestyle changes आ रहे हैं. So look for those kind of areas where you can fulfill the aspirations of this growing class. अगर आप उसके लिए कुछ सोच सकते हैं तो बहुत बड़ा एरिया है वो हमारे पास में. I have a lot of questions, a bunches of questions. So I want to ask one more question. कि हमको इंडिया में रहकर मास के लिए प्रोडक्ट बनाना चाहिए या एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए बनाना चाहिए? सी अगेन वेरी डिफिकल्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन. लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये बात बता रहा हूँ कि जस्ट एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि नागपुर में 2 किस्म के रेस्टोरेंट्स आपको दिखेंगे. वन विल बी वेरी वेरी हाई एंड रेस्टोरेंट एंड सेकेंड वुड बी लाइक जो मिडिल लेवल के रेस्टोरेंट हैं, जहाँ भीड़ लगी होती है, जहाँ पर लोग कर रहे हैं, मैसेज के लिए बन रहे हैं. सो जो बड़ा वाला होता है वो चलेगा तो बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, वैल्यू एडिशन ज़्यादा है. इट्स अ हाई एंड थिंग, सो यू आर केटरिंग टू अ डिफरेंट सेगमेंट ऑल टुगेदर, जहाँ पर आपके कस्टमर्स के ईगो को भी आप बूस्ट कर रहे हैं, उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं. लेकिन अगर नहीं चलेगा तो आपके ओवरहेड्स बहुत हेवी रहते हैं उसमें. दूसरा जो है मिडिल कैटेगरी में, जहाँ पर एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा नहीं है, गुड फूड इज़ द एक्सपेक्टेशंस, और आपकी मार्जिन पर यूनिट कम है लेकिन आपकी सेल काफ़ी ज़्यादा है, क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है. सो दोनों मार्केट्स अलग अलग हैं, दोनों सेगमेंट्स अलग अलग हैं. डिपेंडिंग अपॉन मेरे हिसाब से जियो मॉडल जो है, जियो फॉर एग्जांपल हैज़ बीन फॉलोइंग दिस सेकेंड मॉडल, जहाँ पर मासेस के पास पहुँचो, पर यूनिट मार्जिन कम लो और उसको लेके चलो. प्रीमियम प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे हैं जो हाई एंड मार्केट्स को लेके चल रहे हैं. मुझे लगता है इंडिया में विद द ग्रोइंग मिडिल क्लास जो सेकेंड मॉडल है, जहां पर आप मार्जिन पर यूनिट कम रखें. इंडिया इज अ कॉस्ट कॉन्शियस मार्केट. इवन हाई एंड में भी जाएंगे तो कॉस्ट कॉन्शियस मार्केट हो ही जाता है वो. तो मुझे लगता है कि कॉस्ट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. आप उस मार्केट को केटर करें जहां पर आप कम मार्जिन लेकिन ज़्यादा वॉल्यूम कर सकेंगे. यू विल बी बेटर ऑफ. देन यू कैन once you have created your brand, you can have a niche brand for the other markets later. Great, yeah. but initially start करने के लिए आपको ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पर cost advantage ले रहे हो, जहाँ पर आप जहाँ पर लोग कॉस्ट कॉन्शियस कस्टमर को क्वांटिटी पे बिजनेस करना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए वहाँ पे जहाँ पर कॉस्ट कॉन्शियस कस्टमर आपको पैट्रोनाइज करेगा. वैसे को सोचिए आप उसको स्टार्ट वहाँ से करें. ओके. So it was really a very intellectual session, sir. I want to thank you for accepting our invitation, and we are glad that you accept our invitations, and we really want to invite you for a next podcast also, where we'll be asking you more deep questions regarding the economy of India and more about accountancy. So I really want to thank you. Thank you very much. Thank you very much. For me also, it's a good experience to have good interaction with you, and I look forward to the next session. Thank you. Thank you.